कनेक्ट कर लीजिए। पूरा का पूरा हम एक रोड मैप तैयार करने वाले हैं कि किस तरह से हमें 10 की 10 यूनिट्स को पढ़ना है, क्या-क्या चीजें होने वाली है बेसिकली, है ना? बढ़िया से क्या एसडब्ल्यूएमजी मेथड है, कैसे हमारी कंप्लीट तैयारी होगी, तो वो बात हमें स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करूं मैं? एक बार लास्ट कंफर्मेशन दे दीजिए। मैं आप आज वेट कर रहा हूँ आपका थोड़ा, क्योंकि आप चीजों को समझ जाएं अच्छे से कि कैसे कमेंट करना है। स्टूडेंट कमेंट करते रहिए, है ना, जिससे पता चलता रहेगा कि आप सही सही से चीजों को सुन पा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारा पहला क्लास है, पहली सेशन है, पहला एक शुरुआत है बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस का। किस तरह से सिलेबस होगा, एक कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस होगा। ये मास्टर स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है दिसंबर के लिए, और दिसंबर के हमारा किस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस होगा, कहां से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, 10 की 10 यूनिट में के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। टारगेट आपका जेआरएफ है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट हो सकता है, या किसी का पीएचडी ओनली हो सकता है। तो सबके लिए ये बहुत बेहतरीन बैच रहने वाला है, क्योंकि हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी बातें करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो से हीरो की तरफ जाने वाले हैं। और एक इसमें क्या होगा, पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, कैसे कैसे इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस को डिजाइन किया गया है, कहां से न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। क्योंकि जितने पेपर्स का एनालिसिस हुआ है, उससे पता लग गया है कि ऐसे सरफेस पे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। और एक हमने एसडब्ल्यूएमजी मेथड इंट्रोड्यूस किया है, उसमें क्या होगा, ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। एक बार मैं आपको सारी स्लाइड्स एक बार दिखा देता हूं। आप देखिए क्या है इसमें। हमें इन्वायरमेंटल साइंस का जो कोड 89 है, 10 की 10 यूनिट्स को किस तरह से हमने सेग्रीगेट किया है 3 पार्ट में। दैट विल बी द कोर पार्ट, पोल्यूशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड करंट इश्यूज में। उसके बाद हमने एसडब्ल्यूएमजी मेथड के बारे में आपसे बात करनी है। उसके बाद हर एक यूनिट, जैसे पहली यूनिट से लेके यूनिट नंबर 10 तक आपको सारा का सारा बताना है कि किस तरह से आपको सिलेबस डिजाइन किया गया है। पूरा उसका एक एनालाइज करेंगे। आप हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठिए। आपको ये भी पूरा का पूरा, जैसे हम बात करेंगे कि प्रायोरिटी लेवल क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स के कहां कहां से आते हैं, हर यूनिट में मैं बात करूंगा। यूनिट 1, यूनिट 2 पूरा का पूरा देखेंगे, है ना, कि कहां कहां से वेरी हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मॉडरेट प्रायोरिटी है, कहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। इस तरह से हर यूनिट में, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, हर एक में बढ़िया से एनालिसिस होने वाला है। यूनिट नंबर 4 हो गया, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, है ना, यूनिट नंबर 9। जो ये आपको येलोइस दिख रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसको छोड़ना ही नहीं है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 सारी की सारी बातें होने वाली है। तो बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। और यूनिट 1 से मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से चीजें हम करेंगे, हमारा क्या दिसंबर के लिए रोड मैप रहेगा। आपको अगर इसमें अपने आप को रोक के रख लिया और पूरा लेक्चर सुन लिया आपने, तो आप ये मानिए कि मंजिल तक जो पहुंचना है उसका रास्ता लगभग आपने तय कर लिया है। बहुत जरूरी पार्ट है ये, बहुत मेहनत वाला पार्ट है। अब आप बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास, आपको पता है, 10 यूनिट्स हैं। और ये 10 यूनिट्स कौन कौन सी हैं, बहुत बारीकी से देखना है। फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस है, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल जियो साइंस है, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल है, और यूनिट नंबर 7 सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। यूनिट नंबर 8 है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, जिसमें ईआईए की बात करनी है बेसिकली। फिर है स्टेट की बात, स्टेटिस्टिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस। और उसके बाद है कंटेम्पररी इन्वायरमेंटल इश्यूज। दीज आर ऑल 10 यूनिट्स। और इन 10 यूनिट्स को अब हम कैसे पढ़ेंगे, इधर देखिए, इधर देखिए, इन 10 यूनिट्स को हमने कैसे कैसे सेग्रीगेट किया है। बेसिकली पहला पार्ट, सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 होगा, जिसको हमने कोर इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ेंगे। और कोर इन्वायरमेंटल साइंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, जियो साइंस यानी कि जियोग्राफी के बारे में भी पढ़ना है। तो दीज आर 4 यूनिट्स जो इंक्लूडेड है कोर इन्वायरमेंटल साइंस में। कौन कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री,
इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल जियोसाइंस। सबसे पहले ये 4 यूनिट हमारा हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमें इसी सीक्वेंस में बेसिकली पढ़ना है। इसी सीक्वेंस में सबसे पहले हमारे पास कोर सीखना है हमें, क्योंकि ये फंडामेंटल समझाएगा आपको। केमिस्ट्री का फंडामेंटल समझाएगा पूरा का पूरा अच्छे से, आपको बायोलॉजी का, आपको जियोग्राफी का, और बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इन्वायरमेंट की वो भी पढ़नी होगी। तो दीज आर कोर इन्वायरमेंटल साइंस की 4 यूनिट हमें करनी है सबसे पहले। उसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे और पार्ट 2 में ये चीजें अप्लाई भी करेंगे धीरे धीरे। और पार्ट 2 को हमने डिवाइड किया है बेसिकली, या क्लासिफाई किया है पॉल्यूशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। और इसमें 3 यूनिट्स को हमने रखा है। हमारी यूनिट नंबर 5 एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की बात हो रही है, एनर्जी है ना, रिसोर्स, उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो पॉल्यूशन और रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रखा है, यूनिट नंबर 5 एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। यूनिट नंबर 6 इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, क्योंकि पॉल्यूशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। उसके बाद सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। 3 यूनिट हमारी इस पार्ट सेकंड में रहेगी। तो हमारे पास अभी 7 यूनिट हो चुकी है, बच गई 3 यूनिट, ये थर्ड पार्ट में रखी गई है। और थर्ड पार्ट हमारा है स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड करंट इश्यूज। इसमें यूनिट नंबर 8 है EIA, जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ वगैरह की बात करेगा। स्टैटिस्टिक यानी कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस। और उसके बाद करंट इश्यूज, जो कंटेम्पररी इन्वायरमेंटल इश्यूज है वो बात करेगा। कहने का मतलब हमने 10 की 10 यूनिट को किस तरह से सेग्रीगेट किया है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, ये मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको यहां तक कुछ बातें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपको ये बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ये बताइए। ये सारी बातें समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज आप जितना ज्यादा कन्वर्सेशन करेंगे, जितना टू वे कम्युनिकेशन होगा, तभी बात बनेगी। आप मैसेज करते रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बीच में पूछते रहिए, रेज हैंड का भी ऑप्शन है, डिस्कस करेंगे तभी बात बनेगी। जब तक प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोर रहेगा। उसके बाद क्या है, हमने एक इंट्रोड्यूस किया है SWMG मेथड। ये SWMG मेथड क्या है, इसमें 2 रूल हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट हमारे सेशन में। क्या, सबसे पहला रूल है 3+1 फॉर्मूला। पहला क्या है, 3+1 फॉर्मूला। इसमें क्या है, यानी कि हर 3 कंसेप्चुअल लेक्चर के बाद, कोई भी यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसके 3 कंसेप्चुअल यानी कि थ्योरेटिकल लेक्चर हो गए, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि देयर विल बी डेडिकेटेड PYQ प्रैक्टिस सेशन। हर 3 थ्योरेटिकल लेक्चर के बाद एक बेसिकली डेडिकेटेड PYQ लेक्चर प्रैक्टिस होगा, जिसमें मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे ये आंसर आया। हर ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, आपसे भी इंटरेक्शन करेंगे, पूछेंगे कि ये ऑप्शन किस तरह से आया, आपको समझ आया, मतलब आपको वहां पे पूरा का पूरा अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। तो रूल नंबर 1 में क्या है, मैं अगेन बता रहा हूं कि जो भी यूनिट हम पढ़ेंगे उस यूनिट के 3 थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल लेक्चर होने के बाद जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट होगा वो डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन होगा। कौन सा होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें आपसे डिस्कस किया जाएगा, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है हमारा, रूल नंबर 2 बेसिकली है जिसमें यूनिट कंप्लीशन चेक। इसमें क्या है, जैसे ही आपकी जो यूनिट चल रही है वो कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एक साथ यूनिट वाइज PYQ डिस्कशन और कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी हो गया बहुत अच्छे से, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन हो गया बहुत अच्छे से, और प्लस एक्सपेक्टेड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी बात बन गई। देखो हमारे पास काम बहुत है, अभी से लगना है चीजों पे, कभी भी मिस नहीं करनी है कोई चीज, कोशिश ये करनी है। और इससे बेनिफिट होने वाले सबको है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, बेसिक से एडवांस, सब चीजों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ थ्योरी पे काम होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा का पूरा काम होगा। दिस इज द SWMG मेथड, दीज आर 2 रूल्स, ये फॉलो करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब यूनिट वाइज। अब आपको पेशेंस बना के रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस पेशेंस को बना के रखते हैं और ठीक से चलते हैं, मेरी बातों को ढंग से सुन लेते हैं इस रास्ते को कि कैसे हमें क्लियर करना है, क्योंकि ये आपको हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगे। आपने कितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, आप ईमानदारी से बता दीजिए कि कितने बच्चों को आपका सिलेबस पेपर 2 का याद है।
मैं पेपर 1 पे बाद में आऊंगा, पहले मुझे ये बता दीजिए सच्ची सच्ची कि पेपर 2 का 10 की 10 यूनिट्स का सिलेबस किसको याद है? क्या सारे बच्चों को सिलेबस याद है? 10 की 10 यूनिट्स याद है क्या? यस और नो? 10 की 10 यूनिट्स के नाम याद होना और उनमें कौन कौन से टॉपिक है, किस यूनिट के साथ कौन सा टॉपिक रेलिवेंट है, कब हमें पढ़ना है, कहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, कहां से पीवाईक्यू बनते हैं, इतना अगर एनालिसिस है तो आप ये मान लीजिए ये 30 से 40% आपकी तैयारी का काम हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, तो आपका जो सिलेबस दिया गया है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो ऐसा दिया गया है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात की है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मीटीरियोलॉजिकल पैरामीटर, और इसमें मैंने यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मीटेरियोलॉजिकल पैरामीटर में एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, विंड रोज और इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मैन एंड इन्वायरमेंट, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्स एंड देयर असेसमेंट, इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है। अब हमने क्या, अब ये देख के आपका सिर चकरा जाएगा कि यार कैसे मैं 10 के 10 यूनिटों को इस तरह से याद रखूं। तो हमने एक माइंड मैप बनाया है ना, कोशिश की है कि आपके माइंड में वो उस तरह से रहे। जैसे इस हर यूनिट का माइंड मैप बनाया है। जैसे मैं आपको यूनिट 1 की बात करता हूँ, तो यूनिट 1 को, जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस हमारी यूनिट है, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला इंट्रोडक्शन एंड स्कोप की बात करेगा, जिसमें डेफिनेशन इन्वायरमेंट साइंस का स्कोप है, ये बहुत बेसिक चीज है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अर्थ सिस्टम में हमने किया है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर का, इनका सबका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की बात होगी। तो ये अर्थ सिस्टम में हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। उसके बाद हमने डिवाइड किया थर्ड पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर प्रोसेस, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, मटेरियल बैलेंस, इंटरफेस, ये सारा का सारा बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एंड ट्रांसफर में हो गया। यूनिट नंबर 4 में, या सॉरी जो हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 4 है यूनिट नंबर 1 का, उसमें हमने मटीरियोलॉजी की बात की है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, रेडिएशन एंड विंड वेलोसिटी, एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, विंड रॉज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट 1, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो मटीरियोलॉजी वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यूनिट नंबर 6 जब पॉल्यूशन की बात करेंगे तब भी बहुत ज्यादा काम में आएगा। उसके बाद हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात है, जिसमें हमें बेसिकली इंटरेक्शन की बात करनी है, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड इन्वायरमेंट, बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ द वर्ल्ड, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा 5th पार्ट रहेगा। और 6th पार्ट है नेचुरल रिसोर्स, रिमोट सेंसिंग और इसकी वैल्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट भी। कहने का मतलब हर यूनिट को बिल्कुल एनालाइज करके, बिल्कुल मैनेज्ड वे में हमें बात करनी है, ऐसे अंधाधुंध बातें नहीं करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट चल रही है, उस यूनिट में कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक कहां तक रेलिवेंट है, यहां से किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, थ्योरेटिकल बनेगा या न्यूमेरिकल बनेगा। इस पोर्शन को भी हमने प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड किया। फिर जैसे वेरी हाई प्रायोरिटी, प्रायोरिटी लेवल, इसमें जो हाई प्रायोरिटी और मॉडरेट प्रायोरिटी, हर यूनिट को ऐसे क्लासिफाई किया है। हम हर टॉपिक करेंगे, लेकिन एक हर चीज की प्रायोरिटी होती है ना, कि किसको बहुत प्रायोरिटी देनी है। जैसे वेरी हाई प्रायोरिटी में यूनिट 1 में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल बैलेंस, हीट मास एनर्जी ट्रांसफर, meteorological parameter, mixing ratio and saturation ratio, adiabatic versus environmental lab state, wind rods, remote sensing and GIS application, sustainable development. This is very high priority topics in unit 1, और हाई प्रायोरिटी में ये आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट में ये होगा। अब फिर हम हर यूनिट में ये देखेंगे कि यहाँ किस पोर्शन से न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेशेंसफुली आपने 10 यूनिट के लिए ये लेक्चर सुन लिया, क्योंकि ये वही बच्चा 10 के 10 यूनिट को सुन सकता है जिसमें रियल में बहुत पेशेंस है, क्योंकि ये चीज को हिला के रखेगा, दिमाग को आपको डेप्थ तक ले जाएगा, आपको बताएगा कि आपका बर्डन कितना है, आपको एहसास कराएगा कि कब से तैयारी करनी है। तो वो जो बच्चा सरफेस पे तैयारी कर रहा है, बस हु आ की बात कर रहा है, वो शायद इसको मैनेज ना कर पाए। तो इसलिए
सीरियस कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मैनेज्ड वे में बैठे, मैनेज्ड वे में इसको पॉइंट को नोटबुक लेके बैठे और ये लिखे कि ये न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं। जब आप कहते हो ना कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनते हैं, हर यूनिट के एनालिसिस के साथ हमें बात करनी है। जैसे अगर यूनिट 1 में थर्मोडायनामिक्स से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, मटेरियल बैलेंस से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, हीट ट्रांसफर, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मिक्सिंग रेशियो न्यूमेरिकल आ सकता है, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो न्यूमेरिकल, एडियाबैटिक लैप्स रेट न्यूमेरिकल, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट न्यूमेरिकल और रेडिएशन बेसिस। दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स इन यूनिट 1। तो कहने का मतलब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? ऐसे ही हमें 10 की 10 यूनिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप फर्स्ट यूनिट को सुनते ही फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, पहली यूनिट के बारे में इतनी बातें जान के परेशान हो गए होंगे क्योंकि आपको लगा सर इतना बता देंगे, ये टॉपिक्स है, चलो शुरू कर देते हैं। नहीं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, पूरा एसडब्ल्यूएमजी मेथड से चलना होगा आपको, और उसमें थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर लेक्चर के बाद हमें एनालाइज करना होगा कि कैसे वेरी हाई प्रायोरिटी टॉपिक को हमने कंसीडर किया कि नहीं किया, कहां हमारा वीक पॉइंट है। हर यूनिट पे हर टॉपिक के काम करना पड़ेगा। ये यूनिट 1 हो गई। उसके बाद ऐसे ही हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट। यूनिट 2 हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ गया, ठीक है। कौन सा आ गया? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें वही बात, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो मैंने स्टोइकियोमेट्री है, गिब्स एनर्जी है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और कार्बोनेट सिस्टम है, जो हाईलाइट किए हुए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर में बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री और फोटोकेमिकल स्मॉग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हाइड्रोजन साइकिल की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीओ, बीओडी, सीओडी, और इसके अंदर पीएच और रेडॉक्स पोटेंशियल है, वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बात करें तो बायो जियोकेमिकल साइकिल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल की बात करें तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पैन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानना है। और हैवी मेटल्स के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। और प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें क्रोमेटोग्राफी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें AAS, ICP-MS बहुत इंपॉर्टेंट है, GSMS, सैम और टेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पेशेंसफुली सुनना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो घबराहट है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको मिटाना है हमें, ठीक है ना। हमें पेशेंसफुली साइंटिफिक वे में तैयारी करनी है, ऐसे नहीं कि बस पढ़ते जाओ और पता ही ना हो। अब उसको फिर हमने माइंड मैप में बनाया, क्योंकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। तो माइंड मैप हमारा क्या बना? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का माइंड मैप बना। पहले बेसिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें स्टोइकियोमेट्री, गिब्स एनर्जी, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम और गैस सॉल्युबिलिटी, ये होगा बेसिक केमिस्ट्री की बात। उसके बाद एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे, जहां एयर कंपोजिशन, रेडिकल्स एंड आयंस, ओजोन केमिस्ट्री, फोटोकेमिकल स्मोक, ये बात होगी। उसके बाद वाटर केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जहां हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बीओडी, डीओ और सीओडी, पीएच, रेडॉक्स पोटेंशियल, ट्रीटमेंट स्टेप्स, ये वाटर केमिस्ट्री में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉइल साइकिल के बारे में, सॉइल कंपोनेंट, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल, इसके बारे में बात होगी। उसके बाद टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बात करें तो पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, मेटलॉइड्स, VOC और POP के बारे में, यानी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। और एनालिटिकल मेथड्स के बारे में बात होगी, जिसमें जितने भी एनालिटिकल मेथड है उनके प्रिंसिपल की बात होगी और वो किस लिए यूज होते हैं, ये बात होगी। और इसी में अगर हम बात करें कि कहां से वेरी हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स ये हैं, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको ये PDF और नोट डाउन रखनी है ये बातें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट, है ना, ये सब आपको रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी, ऑक्सीजन एंड ओजोन केमिस्ट्री, फोटोकेमिकल स्मोक, DO, BOD, COD, पीएच एंड रेडॉक्स पोटेंशियल, हैवी मेटल एंड टॉक्सिकोलॉजी, पेस्टिसाइड एंड POPs,
chromatography, spectroscopy, SAM, TAM, XRF, XRD, these are very high priority topic। फिर हाई प्रायोरिटी टॉपिक में बात करेंगे हम, और उसके बाद मॉडरेट होंगे। और इसी यूनिट के अंदर अगर बात करें तो न्यूमेरिकल टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, बेसिकली यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी से न्यूमेरिकल, केमिकल काइनेटिक्स से बेसिकली बन जाते हैं, गैस सोल्यूबिलिटी से न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत बढ़िया वाले न्यूमेरिकल बनते हैं, कार्बोनेट एल्केनिटी से, बॉम्ब कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन बनते हैं, बीओडी, सीओडी और पीएच एंड हाइड्रोजन आयन कैलकुलेशन के बारे में यहाँ न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आपका अब दिमाग खुल रहा है या खुल चुका है? सर अब पता नहीं क्या हो रहा है, इतना सब पढ़ना है सब। हाँ, इतना सब पढ़ना है, और इतना सब पढ़ने के लिए मैं डरा नहीं रहा, मैनेज होना है अपने आप को, है ना, अपने आप को कंसिस्टेंट। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कंसिस्टेंट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कंसिस्टेंटली तैयारी कीजिए। तो ये यूनिट 2 हो गया आपका, है ना। उसके बाद यूनिट 3 की बात होगी, और यूनिट 3 कौन सा है हमारा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात होगी। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हमारे पास क्या क्या है? इकोलॉजी के बारे में बात होगी, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के साथ बात होगी, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपको नाम भी पूछ लेते हैं। फैक्ट्स होगा, फैक्ट्स के साथ कंसेप्ट होगा। और इकोसिस्टम में अगर हम बात करें, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट है, फूड चेन एंड फूड वेब से क्वेश्चंस बनते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से स्पीसीज डाइवर्सिटी से क्वेश्चन बनते हैं। और ये कुछ टर्म्स हैं जैसे इकोटॉन, एज इफेक्ट, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स एंड निस, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर बार। स्टेटमेंट्स और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इकोसिस्टम सिस्टम्स जो सर्विसेज है, यहाँ से भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बेसिकली बनता है। और इकोसिस्टम में क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, यहाँ इसको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बायोम्स की बात करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक बायोम की कुछ बातें होंगी, जहां पे चप्पारल, स्वाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टीगा, ग्रासलैंड, इनके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम कैरिंग कैपेसिटी जानेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ को जानना है, और आर एंड के स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जानना है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, और क्या क्या बातें होनी है यहाँ पे। और कम्युनिटी इकोलॉजी में कुछ हमारे पास ये जो हर्बीवोरी है, पैरासिटिज्म है, एलेलोपैथी, बायोलॉजिकल इन्वेजन के बारे में बात होगी, बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट के बारे में, मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू, एक्स सिटू, विट्रो कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, सेंचुरी, स्केग्रॉज, यहाँ पे बेसिकली थोड़ा करंट का इश्यूज लेके भी चलेंगे हम। तो ये आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो यहाँ इस पार्ट को आप खुद से भी अपडेट करें करंट से, ठीक है, आपको शांति से समझना है। और टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में हमें बेसिकली थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू के बारे में जानना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में जानना होगा, थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में जानना होगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की बात होगी, जहां पे बायो रेमिडिएशन, बायो इंडिकेटर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोफ्यूल्स एंड बायोसेंसर के बारे में आपको जानना है, ठीक है। प्लीज पेशेंस रखें सब बच्चों से, क्योंकि मैं खुद आपके चेहरे पे ये देख रहा हूँ कि सर क्या करूं क्या करूं, कैसे सर चेहरा कैसे दिख रहा है आपको, क्योंकि इतनी सीरियस बातें सुनने की आदत हमारी थोड़ी अब वो हो चुकी है ना, कम हो चुकी है। हमें लगता है कि हमें इजी सी बात बता दो सर, क्योंकि हमारा दिमाग अब बूढ़ा हो चुका है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, इसको तरोताजा रखना है, एनर्जेटिक रहना है, पूरा का पूरा अच्छे से चलना है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एक बार ऐसे चल के तो देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा अब हो रही है पढ़ाई। और इसी सिलेबस को हमने कैसे क्लासिफाई किया? बेसिक इकोलॉजी, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस तरह से हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोम्स, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, और इनमें सब टॉपिक्स डाल दिए हैं, टॉपिक फिर सब टॉपिक हर एक बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से सिलेबस को हमने क्लासिफाई कर दिया, हर यूनिट का करना है, पेशेंस रखना है। बार बार क्यों बोल रहे हो सर? वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप परेशान हो रहे हो। मैं आपको स्टूडेंट को जान चुका हूँ, 10 साल हो गए, वो सुनना चाहता है, वो मैं बोल नहीं रहा, ठीक है ना। हाई प्रायोरिटी की, वेरी हाई प्रायोरिटी में ये टॉपिक्स होंगे इस यूनिट के, ठीक है, हाई प्रायोरिटी में ये टॉपिक्स होंगे, आपको ये ध्यान रखने हैं।
और मॉडरेट में ये टॉपिक्स रहेंगे। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन कौन से हैं इस यूनिट में? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी फ्लो कैलकुलेशन, इनको मैंने विद आपको दिख रहा होगा इक्वेशन के साथ लिखा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं कि आपका सिर चकरा जाता है, लेकिन हमारा सिर नहीं चकराएगा, क्योंकि हमने हर चीज को एनालाइज किया है, हमने एनालिसिस करके पढ़ा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स देखने हैं यूनिट नंबर 3 में। तो आपको अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ, क्या चीजें क्लियर हो रही है, क्या टिके हुए हो आप कि फर्स्ट यूनिट में किस तरह से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, किस तरह से यूनिट 2 में बनेंगे, किस तरह से यूनिट 3 में बनेंगे। ऐसे ही हमें 10 यूनिट से गुजरना है। तो प्लीज आप बताते रहिए कि किस तरह से लग रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है और SWMG मेथड आपको पसंद आ रहा है कि इस तरह से हमें दिसंबर तक टोटली ऐसे पढ़ना है। बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ाई होगी तभी बात बनेगी। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है इन्वायरमेंटल जियो साइंस के बारे में। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात करनी होगी यहाँ पे, है ना, पूरा का पूरा बढ़िया से बात करना होगा। और यहाँ पे मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें होंगी, फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात होगी। और यहाँ पे कुछ फोर्सेस, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात होगी, कोरियोलिस फोर्सेस, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। ये हाईलाइट जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मानसून, ड्रॉट, एल नीनो, नालिनो के बारे में, जियोस्ट्रॉफिक विंड फील्ड, ग्रेडियंट विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग के बारे में बात होगी, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल और सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हाईलाइटेड है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी, डार्सीज लॉ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से। जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ग्राउंड वाटर क्वालिटी, यहाँ से क्वेश्चन है। नेचुरल हजार्ड में फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट और मिटिगेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और इसका हमने माइंड मैप किस तरह से बनाया है, इस तरह से माइंड मैप ये होगा। अगर हम यूनिट 4 इन्वायरमेंटल जियो साइंस के बारे में बात करें तो इसको हमने 7 बेसिकली पोर्शन में क्लासिफाई किया है। पूरा का पूरा अर्थ एंड ओरिजिन स्ट्रक्चर, इसमें पूरा का पूरा पूरा ओरिजिन ऑफ अर्थ, जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन, कोर मेंटल क्रस्ट और एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, मिनरल एंड रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जियोमॉर्फोलॉजी एंड अर्थ सिस्टम को पढ़ना है। सेकंड क्लासिफिकेशन एटमॉस्फेरिक विंड एंड क्लाइमेट, यहाँ पे सारे फोर्सेस के बारे में हमें बात करनी है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में हमें बात करना है, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स होंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्राउंड वाटर इश्यूज में डार्सीज लॉ, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर यूज, ये सारे, और गेबन हर्जबर्ग रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें बात करनी होगी। रिसोर्स एंड नेचुरल हजार्ड्स में हमें बात करनी है ना, हजार्डियस प्रिडिक्शन एंड मिटिगेशन तक जाना है। उसके बाद वेदरिंग एंड सोइल जियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करनी है। सारी की सारी बातें सात, इसको पूरे के पूरी यूनिट को 7 में हमें डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, और इसमें सब टॉपिक्स कौन कौन से बनेंगे ये बात करनी है हमें। और बेसिकली इसमें वेरी हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद हाई प्रायोरिटी वाली बातें और मॉडरेट प्रायोरिटी की बातें हमें देखनी है। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स कौन कौन से हैं, डार्सी का लॉ है, ठीक है ना, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, रेजिडेंस टाइम, गेबन हर्जबर्ग रिलेशनशिप, अर्थ एनर्जी बजट, जिसमें एल्बेडो इनकमिंग वर्सेस आउटगोइंग रेडिएशन की बात करेंगे यहाँ पे भी, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में। तो दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स इन यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल जियो साइंस। तो अभी 4 यूनिट तक आपको कैसा लग रहा है? आप जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं क्या समझूं, ये समझूं कि बोर हो रहे हो? हाँ सर समझ लो, ये समझ लो हम बोर हो रहे हैं, हमसे ये नहीं झेला जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा हो रहेगा। नहीं, आपसे होगा, हम मिलके इसको बहुत शानदार तरीके से करेंगे। लेकिन मैं आज इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि आपको पता लग जाना चाहिए कि इन्वायरमेंट साइंस है क्या। ऐसे इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना, बहुत खतरनाक है। आप जब एग्जाम में आके ये बोलते हो ना कि सर ये कहाँ से आ गया पता नहीं, ये पता नहीं, वो बड़ा दुख होता है। मैं आपको कहता हूँ कि पहले वो चीजों को जानिए कि आपका सिलेबस कैसे डिजाइन किया हुआ है।
इनमें टॉपिक्स बाहर दिख रहे हैं वो कितने डेप्थ तक जाते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, प्लीज ये एनालिसिस करिए। और इस वीडियो को आप कंप्लीट सुन लोगे तो 10 की 10 यूनिट का एक बढ़िया एनालिसिस होने वाला है, ठीक है। तो पूरा लेक्चर सुनना है बढ़िया से। अब यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें थोड़े करंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो आपको करंट से जैसे प्रोडक्शन की बात हो जाती है ना, तो इंस्टॉलेशन कितना है ना। तो ये थोड़ा सा मैं करंट के टाइम भी बात करें, एग्जाम के पास भी इस यूनिट के बारे में बात करनी होती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे सोलर रेडिएशन एंड इट्स स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉसिल फ्यूल, शेल ऑयल, कोल बेड मीथेन, गैस हाइड्रेट्स, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, न्यूमेरिकल के पोर्शन में भी इनसे बात होगी, करेंगे, यहाँ आता है। उसके बाद हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। विंड पावर जिसे न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूजन एंड फ्यूजन। अब की बार में पिछली बार क्वेश्चन आया ही आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, बायो एनर्जी, और उसके बाद बेसिकली एनर्जी यूज पैटर्न, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके हायरार्की ऑर्डर आपसे पूछ लेते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री से। और रेडिएटिव फोर्सिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी वाली संभावना। और डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं, जितना हल्का ये टॉपिक लग रहा है ना उतना है नहीं। और इसका हमने माइंड मैप किस तरह से बनाया, सिलेबस को हमने 6 पार्ट में क्लासिफाई किया। सोलर एनर्जी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करनी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद हमें फॉसिल फ्यूल एंड अनकन्वेंशनल फ्यूल्स के बारे में बात करनी होगी, है ना, जिसमें सीबीएम यानी गैस हाइड्रेट्स, जीसीवी यानी ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, एनसीवी नेट कैलोरीफिक वैल्यू, सब बातें हमें इसमें करनी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के बारे में, ओटीईसी यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी, विंड पावर, जियोथर्मल एनर्जी, सारी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इसमें बात करनी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमें बात करनी है, बायो एनर्जी के बारे में बात करनी है, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन एंड क्लाइमेट लिंकेज क्या क्या है, जिसमें इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूज है, एनर्जी यूज पैटर्न इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, कार्बन डाई इमिशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब चीजें हमें देखनी है। यानी कि इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन करना है, और क्लाइमेट और उसके इम्पैक्ट को बेसिकली क्या करना है, लिंकेज करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ कहाँ से, वही बात हमने वो फिर क्लासिफाई किया है। पेशेंस, कितने बच्चों में पेशेंस बना हुआ है, सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग पेशेंसली मुझे सुन पा रहे हैं बढ़िया से। कौन भागने की कोशिश कर रहा है कि मैं भाग जाऊं, इससे छुटकारा पा लूं। चीजों से छुटकारा पाने से सिलेक्शन नहीं होगा, उससे फाइट करने से होगा। हर यूनिट से फाइट, हर टॉपिक से फाइट करना पड़ेगा। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में हमें रखा है, हमने ये सारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। उसके बाद मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक्स रखे हैं, और सपोर्टिव और सिलेक्टिव टॉपिक्स लिखे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे कैसे हमें सिलेक्शन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, कैसे लिंक करना है। ये सपोर्टिव क्विक रिवीजन के लिए हमने एक पोर्शन बनाना है, ठीक है, कि किस तरह से बात करनी है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल टॉपिक्स कौन कौन से बनेंगे, मैं शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा हर लेक्चर के बाद, कि आज ये पढ़ा है इसमें ये शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। और यहाँ पे न्यूमेरिकल कहाँ से बनेंगे, कैलोरीफिक वैल्यूज से न्यूमेरिकल बनते हैं, सोलर रेडिएशन से बेसिस बन सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रिंसिपल, विंड से तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ कंसेप्चुअल चीजें न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछी जाती है, एनर्जी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी। तो यूनिट नंबर 5 तक हमने बात कर ली, यानी कि यूनिट 10 में से आधा पोर्शन हमने कर लिया है अभी तक डिस्कस। आप सच्ची सच्ची बताओ, मैं बीच बीच में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसा फील कर रहे हैं, मुझे सच्ची सच्ची बताओ। सॉरी। कैसा फील कर रहे हैं आप, जब तक नहीं बताओगे, नहीं डिस्कस करोगे, तो मैंने जो इतनी मेहनत की है, हर चीज को सेग्रीगेट करने की कोशिश, हर चीज को जानने की कोशिश, मतलब
जो एक्सपीरियंस भोंकने की कोशिश, एसडब्ल्यूएमजी मेथड डेवलप करने की कोशिश, जो हम दिसंबर तक मेहनत करेंगे, कितनी मेहनत करनी है आप सोचो। डरना नहीं है, संभल के मेहनत करनी है। लेकिन अभी तक आपको कैसा फील हो रहा है? आपने इतने अच्छे से हर यूनिट को एनालाइज़ किया था क्या? सच्ची-सच्ची बताओ। पाँचों यूनिट को इस तरह से एनालाइज़ आपने किया था कि या अभी तक जो हमने कर लिया, हम 10 की 10 करेंगे। सच्ची-सच्ची बता तो दो प्लीज़, है ना? सर हम कुछ नहीं बोल रहे। हम आते ही ऐसे ही हैं बस आगे चले गए, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। ये आपकी इच्छा है। अब यूनिट नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन एंड कंट्रोल। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे पॉल्यूशंस की बात करनी है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, है ना? चाहे आप नॉइज़ को, वाटर को, सारे पॉल्यूशंस पढ़ने हैं। और इसमें जो हमने हाइलाइट किया है, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स ये क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सैंपलिंग एंड मॉनिटरिंग से क्वेश्चन आते हैं। इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन, एसिड रेन से क्वेश्चन, मिक्सिंग हाइट एंड डेप्थ, लैप्स रेट, गाउशियन प्लूम मॉडल, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सेटलिंग चैम्बर, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, वेट कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कंडेंसेशन, कंबशन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन, व्हीकलर इमिशन, अर्बन एयर क्वालिटी, यहाँ से भी बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ये हमें सब डिस्कस करना है। नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो आपको ये क्वेश्चन हर बार मिल जाता होगा, अगर आपने देखा होता। न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है यहाँ से, नॉइज़ पॉल्यूशन से। उसके बाद हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे पीएच, ईसी, टर्बिडिटी, टीडीएस, हार्डनेस, डीओ, बीओडी, सीओडी, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बढ़िया वाला। और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। आईएस जो है 10500 2012, यहाँ से क्वेश्चन। वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एडवांस ट्रीटमेंट। सॉइल पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। उसके बाद थर्मल और मैरीन पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसका माइंड मैप हमने किस तरह से बनाया है, माइंड मैप को भी जान लो। इसको हमने प्रायोरिटी लेवल और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल टॉपिक्स कैसे रखे हैं। देखो, इसमें वेरी हाई प्रायोरिटी हमने किसको दिया है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन में। और इसमें के कौन-कौन से टॉपिक्स इसमें फोकस करने हैं, ये भी आगे लिख दिया है कि हर में कौन से बहुत फोकस। मैं कह रहा हूँ हम हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फोकस भी करना है ना, कि ये तो भूलना ही नहीं है। हाई प्रायोरिटी में इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड हैं, सब बात होंगी। उसके बाद मॉडरेट में बात यहाँ पे सोर्स वगैरह के बारे में बात होगी। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन कौन-कौन से हैं, नॉइज़ से बढ़िया-बढ़िया वाले क्वेश्चन बनते हैं, वाटर क्वालिटी से बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन बनते हैं, एयर पॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया वाले गाउशियन प्लूम पे, डिस्पर्सन, मिक्सिंग हाइट, लैब स्टेट कंसेप्ट, माइक्रो बायोलॉजिकल एंड ट्रीटमेंट न्यूमेरिकल जैसे एमपीएन, डिसइंफेक्ट्स, क्लोरीनेशन बेसिस बेसिस पे क्वेश्चंस। और रेडिएशन न्यूमेरिकल है, जिसमें डोज यूनिट की बात करते हैं हम। और यूनिट कन्वर्जन टॉपिक भी यहाँ पे अच्छा है कि इस यूनिट में देके इस यूनिट में पूछ लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत शानदार बनता है। तो यूनिट नंबर 6 की बात हो गई है। हुँ, तो यूनिट नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की बात, जो सॉलिड एंड हज़ार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। बहुत प्यारी यूनिट है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसको रिलैक्स होके कुछ फैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सॉलिड वेस्ट में हमें सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरेशन रेट, है ना, प्रोक्सीमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस। आपको ऐसा कोई पेपर नहीं मिलता है जहाँ से प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कोई भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, सीपीसीबी का, या फिर कोई भी यूजीसी नेट दे लो, या कोई भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसी का दे दो, ये प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट एनालिसिस हर पेपर में आपको मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। solid waste collection and transportation, solid waste processing and recovery, hazardous waste, e-waste, फ्लाई वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका माइंड मैप हमने किस तरह से बनाया है, यूनिट नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, जो सॉलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। और इसमें हजार्डियस वेस्ट का जो टॉपिक है, जहां भी नाम आएगा, ये बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमने कैसे कैसे इसमें देखो, इसमें सिलेबस का क्लासिफाई हमने 8 भाग में किया है। सॉलिड वेस्ट टाइप, सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इसको 8 भाग में हमने कर लिया, ठीक है।
और इसको कहाँ पे कितना कंसंट्रेट करना है, हाई वेरी हाई प्रायोरिटी कहाँ पे है, जो वेरी हाई में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंपोजिशन, डिस्पोजल, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे 45 से 50% का एक वेटेज रहता है क्वेश्चन का, और उसका हाई में रहता है ये बेसिकली जो जनरेशन रेट है, कंपोनेंट्स है, अप्रोक्सीमेट, अल्टीमेट, ये तो हाई में है। मीडियम और लो में हमने भी इसको रखा हुआ है, हर टॉपिक पे बात होगी। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन कौन सा है, वेस्ट जनरेशन रेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बेसिकली जो कलेक्शन एफिशिएंसी है उससे क्वेश्चन आता है, कंपोस्टिंग से क्वेश्चन बन जाता है, बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में लैंडफिल से न्यूमेरिकल बनता है, आपको मैं न्यूमेरिकल डिस्कस भी करूंगा, और बेसिकली आरडीएफ जो फ्यूल जो पैलेट्स है वहां से भी न्यूमेरिकल बनता है। फॉर्मूलों के साथ हमने की फॉर्मूलाज भी लिख रखे हैं, इनके बारे में भी बात करनी है। तो यूनिट नंबर 7 भी बहुत शानदार यूनिट है, ठीक है, इसके बारे में बात होगी। अब यूनिट नंबर 8 के बारे में बात करें, दिस इज इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन के बारे में बात करेंगे। ईआईए बहुत सिंपल यूनिट कह सकता हूं इसको मैं, है ना, बहुत आराम से कुछ नोटिफिकेशंस की चीजें याद रखोगे, ईआईए के बेसिक कंसेप्ट याद रखोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा ईआईए के बारे में। और ईआईएस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट के बारे में और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात करनी है। लाइफ साइकिल एनालिसिस के बारे में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इन्वायरमेंटल ऑडिट के बारे में हमें बात करनी है, ये सीरीज हमें पढ़नी है आईएसओ 14000। ईआईए नोटिफिकेशन 2006 बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआईओ सॉरी इको लेबलिंग स्कीम्स है, यहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। रिस्क असेसमेंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर माइंड मैप में लेके आएंगे, इसमें सबसे पहले देखो ये कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज हैं, इनकी आपको ईयर याद होनी चाहिए, पहली बात ध्यान रखना। ये जैसे आर्टिकल है 48, 51A, और भी कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, 21 के बारे में भी कई सारे आर्टिकल्स भी होंगे, जैसे ड्यूटी के लिए 41A हो गया, डीपीएसपी में 48A हो गया, सब बातें होंगी यहाँ पे। तो ये आपको पहली बात तो ये इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है। ईयर का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं, बेसिकली इसमें याद रखना है आपको, ठीक है। और कौन से एक्ट और कौन से लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें याद रखनी है, और इनका आपको ईयर तो सबका लिख के रखना है कि कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया, और आर्टिकल के बारे में ये बहुत बढ़िया से, ये थोड़ा पॉलिटी का टच लेके हुए हैं तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में जानेंगे। अब फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी बात करनी है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ना, फॉरेस्ट एक्ट और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बहुत सारी बातें होंगी, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ईयर में, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली करंट का इश्यूज भी जोड़ के रखते हैं, हर बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, अर्थ समिट एंड रियो जेनेरो, एजेंडा 21, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफ ट्रिपल सी, क्योटो प्रोटोकॉल, सीडीएम, है ना, आईपीसीसी, यूएनईपी, सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका माइंड मैप किस तरह से हमने सजाया है ना, बेसिकली ये सॉलिड वाला इसकी जो अगर माइंड मैप की बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, ये सॉलिड वाला कॉपी हो गया है ना। चलो माइंड मैप मैं आपको बता देता हूँ इसमें, है ना, सॉरी फॉर दैट, ये माइंड मैप में क्या करना है मैं फिर बता रहा हूँ। इसमें ईआईए को ऐसे हमें सजाना है, और ईआईए के बारे में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, बहुत टर्म्स हैं, जैसे स्टेट लेवल पे क्या काम होता है, कैसे क्लासीफाई ये किया हुआ है, किसका ईआईए रिपोर्ट बनती है, किसका नहीं बनती है, ईआईए नोटिफिकेशन पे बहुत प्रेशर देना है, बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद लॉज और एक्ट, जो एक्ट की बात हुई है उनके ईयर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमें बात करनी है इसमें बेसिकली जो करंट के इश्यूज हैं वहां बात करनी है, और कुछ उसका हिस्टोरिकल पार्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन इतना ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल पोर्शन इतना इस यूनिट में आपको परेशान करने वाला नहीं है, या स्टेटमेंट से क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। और यूनिट नंबर 9 स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज है, जो मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस है, बहुत इजी यूनिट है, इससे पता नहीं क्यों बच्चे घबराते हैं, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, बहुत इजी यूनिट है, अगर इसको बहुत ध्यान से करें, क्योंकि कुछ चीजें याद करनी है इसमें, और वो कब होगी, जो बार बार रिवाइज होगी, है ना, बार बार फॉर्मूलेज लिख के देखोगे तभी तो याद होगी, एकदम से तो याद होगी नहीं। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी से, डिस्पर्सन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, स्क्यूनेस और कर्टसिस से क्वेश्चन आ जाते हैं, और बेसिकली जब हम
डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, नॉर्मल है, नॉन नॉर्मल है, बायनोमियल और टी टेस्ट वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। और अप्रोचेज टू डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल मॉडल्स के बारे में क्वेश्चन बेसिकली पूछ लेते हैं। लोटका वोल्टेरा मॉडल बहुत फेमस है, ये भी आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसको हम एनालाइज करते हैं बेसिकली, तो हमने कैसे रखा है इसको, एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल्स, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें सारे कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा, सिग्निफिकेंस एंड जो कॉन्फिडेंस लिमिट है, सब याद रखना है। इन्वायरमेंटल मॉडलिंग, पॉपुलेशन मॉडल जिसमें लोटका वोल्टेरा और लेस्ली मैट्रिक्स मॉडल है, ये पढ़ना है आपको। वेरी हाई प्रायोरिटी में हमें क्या है, और न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या क्या चीजें हैं, मीन मीडियन मोड, रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस एंड कर्टसिस बेसिस, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिकल, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन, प्रेडिक्शन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, वन वे एंड टू वे एनोवा टेस्ट, और कॉन्फिडेंस लिमिट एंड सिग्निफिकेंस लेवल, ये सब बातें इसमें करनी है। बहुत शानदार, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल यूनिट है, ये भी बहुत अच्छे से आपको देखनी है। यूनिट नंबर 9 तक हमने इतने अच्छे से चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की है। मैं आपसे इसका रिस्पॉन्स चाहता हूं कि हम ये जो बात करेंगे हमारे बैच में, जो इस बैच में पूरा हम पढ़ेंगे किस तरह से, कौन से टॉपिक को, कौन से टॉपिक के कौन से सब टॉपिक्स होंगे, कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, कैसे एसडब्ल्यूएमजी मेथड को अप्लाई करेंगे, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, इतना एनालिसिस अच्छे से हो पा रहा है ना। अब लास्ट यूनिट रहेगी हमारी यूनिट नंबर 10, दैट विल बी द कंटेम्परेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करेगी। ये भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ करंट की क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये बहुत सारी चीजें पीछे भी आ चुकी है। आप देखोगे ओजोन लेयर के बारे में पहले भी बात होगी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ये पहले भी बात होगी, यहाँ पे भी करनी है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो ये करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं भारत में, यहाँ से इनकी ईयर्स आपसे पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बेसिक यूनिट भी है, आपको फैक्ट्स बहुत याद भी करने हैं, कुछ ईयर याद करने हैं, ये पूछ लेंगे ये कब आया, या कि ये किससे रिलेट है और क्या इसका मकसद है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया है हाईलाइट, नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान, रामसर साइट इन इंडिया, ये थोड़ा सा करंट का, यूट्रोफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, ये जो मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट, आपिको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, है ना। अब की बार ये गदर मैदान जो मूवमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ईयर पूछ लेते हैं, किससे रिलेटेड है, ये सारे मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इनकी ईयर आपको पता करनी है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो आपको ये मैंने दसों के दसों यूनिट है ना, सारी की सारी बता दी, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। और यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक मैंने वो सारी बातें बताई आपको कि किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसा एसडब्ल्यूएमजी मेथड लगेगा, क्या क्या चीजें होंगी, किस तरह के टॉपिक्स हैं, कैसे सब टॉपिक्स हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को 2 से 3 बार आप देखें अच्छे से, बढ़िया से, क्योंकि जब तक ये आप लेक्चर को अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, जब तक इसको अच्छे से नहीं सुनोगे, मुझे नहीं लगता कि आप इस बात को अच्छे से कर पाओगे। पहले बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें किसी अच्छे से गोल पे पहुंचना है तो प्लीज इसको ध्यान से करें। मैंने मेरे हिसाब से बहुत मेहनत की है हर चीज को निकाल के, कि कैसे कैसे, कहाँ से न्यूमेरिकल, कहाँ से कंसेप्ट, तो आपको पहले ये पूरा अच्छे से और समझना है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, बढ़िया से सारी चीजों को समझ के करना है। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि हमें इस मेथड से चलना है, ये अपना एसडब्ल्यूएमजी मेथड रहेगा। हम हर यूनिट के जैसे ही 3 लेक्चर होंगे, उसके बाद आफ्टर 3 लेक्चर देयर विल बी अ डेडिकेटेड पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन, होगा ही होगा। उसके बाद जैसे ही रूल 2 में क्या है, जैसे ही अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो कंप्लीट होने के बाद पूरी यूनिट के प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस किए जाएंगे कि यही ऑप्शन क्यों है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये भी होगी। सारी बातें हमारी ये होने वाली है, और ये हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। किस तरह से हमने सारी यूनिट्स को क्लासिफाई किया है, 10 की 10 यूनिट्स को, कोर इन्वायरमेंटल कहाँ पे है, पॉल्यूशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से है, स्टैटिस्टिक्स एंड लो एंड करंट इश्यूज कहाँ पे है, ये सारी बातें हमें जाननी है। तो आप मुझे बताओ कि बढ़िया से मजा आया आप लोगों को, सच्ची सच्ची बताओ। और इसको कम से कम मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 से 3 बार अच्छे से सुने। आप सुनोगे
बढ़िया से देखोगे और इसको नोटबुक में नोट डाउन करना सब, कि हमें ये टॉपिक्स करने हैं। आपको जोर आएगा, पक्का आएगा, आपका दिल कहेगा रहने देना, ये फालतू की बातें हैं, छोड़ना ये फालतू की बातें हैं, कुछ रील देख लेता हूँ, कुछ ये कर लेता हूँ। आपका दिमाग ये कहेगा, दिल ये कहेगा, लेकिन क्योंकि वो क्या है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना जाता, इसमें मेहनत लगती है, वो मेहनत करना छोड़ चुका है। उसको बोलो कि एक बार लग के मेहनत करते हैं, हमारे साथ मिलके काम करते हैं और चित्त शांति से एक साथ। हाँ, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन क्रेडिट जो लास्ट यूनिट में, सॉरी, ये हम लास्ट पोर्शन जो है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, ग्रीन बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकलर इमिशन, फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस, डेंगू, और ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर में लव कैनाल डिजास्टर, भोपाल गैस डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 10, तो इतना मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगी। तो ये सारी बातें आपको देखनी है और चित्त शांत रखना है, बी काम, बी रिलैक्स, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मुझे आप कमेंट करके सारे बच्चे बताना कि आपको कैसा मजा आया। बढ़िया से शांति से तैयारी शुरू करेंगे हम, बहुत बढ़िया से एक एक यूनिट को पढ़ेंगे। पहले कोर पोर्शन की यूनिट पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंट वाली यूनिट पढ़ेंगे, फिर लो वाली यूनिट पढ़ेंगे। सारी चीजें ठीक हो जाएगी और बढ़िया से हर पोर्शन हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी क्लास मिस नहीं करनी है, क्लास में रेगुलर आना है, कोई भी डाउट हो अच्छे से पूछना है और बढ़िया से मजे से काम करना है। सारी चीजें बहुत बढ़िया होगी। और अब फिर मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।